हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी में। कल हमने केमिस्ट्री के अंदर आपको कार्बन का एक टॉपिक पढ़ा दिया था। कुछ कार्बन का आज पोर्शन पढ़ा दिया जाएगा और कार्बन के आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। शायद आज कार्बन पूरा आ जाए और कल का और आज का कार्बन मिलाकर शायद इसके अलावा आपको कभी भी किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम के अंदर क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं, सब यहीं से ही आ जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम आपका कार्बन। तो कार्बन किस किस में पाया जाता है? कार्बन ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, आदि में पाया जाता है। सेलुलोज में भी पाया जाता है। अब सेलुलोज क्या होता है तुम्हारे पास? सेलुलोज होता है जो पेड़ पौधों की जो स्ट्रक्चर बनी हुई होती है वो सेलुलोज की ही बनी हुई होती है। पेड़ पौधे की सेल जो बनी हुई होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब कार्बन ग्लूकोज में भी पाया जाता है, सुक्रोज में भी और सेलुलोज में। कुछ ग्लूकोज और सुक्रोज के बारे में बात करते हैं। एक लिखा हमने ग्लूकोज, लिखा हमने सुक्रोज, एक और होता है तुम्हारे पास फ्रक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, काफी पूछा जाता है। इसका है C12H22O11, इसका भी C6H12O6। ठीक है, तो आपके पास अगर हम ये कहें कि ये क्या है तुम्हारे पास ग्लूकोज, ये क्या है सुक्रोज, ये क्या है फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो होता है ये हाइड्रोकार्बन भी है, क्योंकि कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। इसी ढंग से सुक्रोज में चीनी का सूत्र पूछा जाए तभी यही है सुक्रोज, C12H22O11। इसके अंदर कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोकार्बन भी है। फिर आता है तुम्हारे पास फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज का सूत्र भी C6H12O6 है। ग्लूकोज का भी C6H12O6 है, फ्रक्टोज का भी C6H12O6 है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से तीनों में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज सभी से मीठी शर्करा है। अब मेन बात यह है इसका भी सूत्र सेम है और इसका भी सूत्र सेम है, तो अंतर क्या है ये हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर पाया जाता है एल्डिहाइड समूह, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। CHO समूह को बोलते हैं एल्डिहाइड समूह, और इसके अंदर इसमें CO कीटोनिक समूह होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की जो संरचनाएं अगर तोड़कर बनाए जाए तो इसके अंदर एल्डिहाइड समूह होता है और इसके अंदर कीटोनिक समूह होता है। बहुत अंदर की बात हमने बताई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या चीज अंतर कर सकती है, तो इनके समूह जो होते हैं समूह ही अंतर कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपको क्या पता चला? कार्बन में भी ग्लूकोज होता है। कार्बन किस किस चीज में पाया जाता है? कार्बन, ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज के अंदर भी कार्बन पाया जाता है। जो स्ट्रक्चर बनी हुई होती है पेड़ पौधों की, जो कोशिकाएं बनी हुई होती है वो सेलुलोज की ही बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये हम आपके पास ये बातें सारी जो है हम ध्यान रखेंगे इसी के अंदर। अब कार्बन पर मुख्य प्रश्न, कुछ कार्बन पर मुख्य प्रश्न आएंगे। जैसे कार्बन, पहले इसके अंदर गैस आती है एक CO, जिसको बोलते हैं हम क्या? कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब यदि देखो CO लगा हुआ हो तो कार्बन मोनो ऑक्साइड, अगर एक लगा हुआ हो तो CO2 लगा हुआ हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, और CO3 लगा हो तो कार्बन ट्राइऑक्साइड, CO4 लगा हो तो कार्बन टेट्राऑक्साइड। मगर यहां तक बात नहीं चलती, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तक बात चलती है। इस गैस का दूसरा नाम क्या है? इस गैस को कहा जाता है गला दम घोटने वाली गैस। दम घोटने वाली गैस कहां कहां में निकलती है? ये भट्टियों में निकलती है। अगर हम इस टाइप से एक भट्टी बना ली जाए,
तो भट्टियों में निकलने वाली गैस कौन सी होती है तुम्हारे पास? भट्टी में निकलती है, गाड़ियों से निकलती है। यदि हम ये कार बनाएं, लाइन से लगा दिया हमने इसको, तो गाड़ियों से निकलने वाली, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। भट्टियों में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो यह गैस Hb हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, हेमोग्लोबिन में मिल जाती है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। अब तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। देखो, अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो पता चल गया। अब कौन सा इसको दम घोटने वाली गैस किसको कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। भट्टियों में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है कि रात्र में बंद कमरे के अंदर भट्टी को नहीं जलाना चाहिए, भट्टी को जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे कौन सी गैस निकलती है बंद कमरे में? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो क्या होती है? दम घुटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। ना ही को हीटर को चलाकर रात को सोना चाहिए बंद कमरे में। इसी वजह से कौन सी गैस निकलती है हीटर के अंदर से? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे दम घोटने वाली गैस कहा जाता है, जो हमारे ब्लड में मिल जाती है और मृत्यु हो जाती है। अब गाड़ियों से निकलने वाले गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के अंदर भी कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस कहां पर मिल जाती है? हमारे ब्लड में मिल जाती है, जिससे मृत्यु हो जाती है। जब भी हम देखते हैं, जब हम गाड़ियों में जाते हैं, तो कुछ आदमियों को क्या हो जाता है? उल्टी आने लगती है, जी मचलाने लगता है। तो क्या होता है? इसी गैस की जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये ब्लड में मिल जाती है, जिससे उल्टी या जी मचलाने की प्रॉब्लम आने लगती है। ये इसी वजह से होता है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए यदि बंद कमरे के अंदर अगर एग्जॉस्ट फैन ना लगाया जाए, बंद कमरे में अगर पंखा चला दिया जाए, तो वो गर्म हवा फेंकेगा। कैसी हवा फेंकेगा? वो गर्म हवा फेंकेगा। तो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, दम घोटने वाली गैस है, भट्टियों से निकलती कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। गाड़ियों से धुआं में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ब्लड में घुल जाती है और क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब दूसरी गैस होती है तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है तुम्हारे पास? यह आग को बुझा देती है। पहली बार तो यह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में सहायक है। यह वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। और यह क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग में सहायक होती है। ग्लोबल वार्मिंग में सहायक होती है, यह आग को बुझा देती है। कार्बन का यह वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। और इसके और गैस के उपयोग बताते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है तुम्हारे पास? यदि हम जब हम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH का होल्ट वाइज को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूना हो गया, यदि हम दीवारों पर फेरते हैं, तो चूना जो है 1 या 2 दिन के बाद बिल्कुल सफेद नजर आता है। वो किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर कौन सी गैस मिल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बना देता है? CaCO3 और प्लस में H2O बाहर निकल जाएगा। तो यही सूत्र होता है संगमरमर का, यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यही होता है चौक का, खड़िया का, सबका सूत्र यही होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या हुआ?
यह आग को बुझा देती है, यह ग्लोबल वार्मिंग में सहायक होती है, यह वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है, यह पृथ्वी के ताप को बढ़ा देती है, यह पृथ्वी के ताप को बढ़ा देती है। और यह कौन से ग्रह पर पाई जाती है, यह भी बात पहुंची, क्योंकि यह गर्म गैस होती है, यह जमीन का टेम्परेचर बढ़ा देगी, तो इसीलिए किसी ना किसी ग्रह पर भी पाई जाती है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर पाई जाती है, शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर पाई जाती है। और बताते हैं हम, यह शुक्र ग्रह पर पाई जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, वे छोड़ते हैं। तो क्या हो गया, सी हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इतना उतार लीजिएगा। अब हम आगे कराते हैं। आगे कराया हमने, क्या कराया तुम्हारे पास, CH4, इसका नाम क्या है तुम्हारे पास, मेथेन। इसका अन्य नाम क्या होता है, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। यह मंगल ग्रह पर पाई जाती है। यह दलदली स्थानों पर पाई जाती है। इसको मार्स गैस भी कहते हैं। यह मंगल ग्रह पर पाई जाती है, दलदली स्थानों पर पाई जाती है। इसे जैव गैस या बायोगैस भी कहते हैं। इसे गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि गोबर में पाई जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, गोबर गैस भी इसी को कहा जाता है। और ये क्या होता है, जुते हुए खेतों में यही गैस पाई जाती है। एक तो जुते हुए खेतों में भी यही गैस पाई जाती है, और जो भैंस जो जुगाली करती है ना, भैंस जो जुगाली करती है, तो उस समय कौन सी गैस निकलती है तुम्हारे पास, मैथेन गैस ही निकल पाती है। ठीक है, तो यही होता है। अब मैथेन के बारे में तो क्या हुआ, एक तो मंगल ग्रह पर यही पाई जाती है। मार्स गैस भी किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। यह मंगल ग्रह पर पाई जाती है, यह दलदली स्थानों पर पाई जाती है। जैव गैस या बायोगैस भी इसी को कहा जाता है। गोबर गैस भी यही होती है, यही जुते हुए खेतों में भी यही गैस पाई जाती है। और सीएनजी में 75% मैथेन होती है। सीएनजी में कितना होता है, 75% मैथेन होती है। अब सीएनजी की बात हो गई, तो अब एलपीजी के बारे में बात कर लेंगे। तो ये हो गया एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है, ब्यूटेन। एलपीजी में पाई जाती है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ब्यूटेन, प्रोपेन एंड मीथेन। कौन सी गैस पाई जाती है, ब्यूटेन, प्रोपेन तथा मीथेन। अब इसमें अल्फाबेट में देखेंगे तो बी पहले आ रही है, तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, ब्यूटेन।
सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अगर एलपीजी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन में से सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? ब्यूटेन। तो पहले ब्यूटेन, फिर प्रोपेन, फिर लास्ट में मीथेन। अब ब्यूटेन ही क्यों पाई जाती है, तो ब्यूटेन के बारे में लिखेंगे हम। ब्यूटेन गैस एलपीजी में इसलिए ज्यादा पाई जाती है क्योंकि यह जल्दी से या आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाती है। अग्रवाल को एलपीजी, अब ये भी आगे जलाने के उपयोग में आ रही है। तो जब एलपीजी होता तो हम लाइटर देखते हैं, लाइटर, तो लाइटर के अंदर भी कौन सी गैस पाई जाएगी? ब्यूटेनी गैस पाई जाती है। लाइटर के अंदर कौन सी गैस पाई जाएगी आपके पास? इसमें भी ब्यूटेन पाई जाती है। इसमें भी कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन ही पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे हम। अब आपके पास तो एलपीजी के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस एलपीजी में इसलिए ज्यादा पाई जाती है क्योंकि यह आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अलावा, क्योंकि ब्यूटेन गैस को एलपीजी में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाती है। और जब एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जब एलपीजी के अंदर ब्यूटेन ज्यादा पाई जाती है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो भी ब्यूटेन ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। अब फिर एक घटना है तुम्हारे पास, भोपाल गैस, भोपाल गैस त्रासदी। कौन सी, कब की घटना है? 1984 की। 1984 के अंदर जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो वहां पर एक फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री के अंदर से गैस, बहुत खतरनाक गैस निकली थी, जो लगभग उस समय 15,000 आदमियों की मृत्यु हुई थी भोपाल गैस में। तो कब की घटना है? 1984। ये पूछ लिया जाता। तो उस समय इसमें कौन सी गैस निकली थी? तो गैस निकली थी तुम्हारे पास मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अब यो कैसे, यो इसमें क्या था? अब मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो उपयोग किया जा रहा था, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा भोपाल गैस त्रासदी कब किया? 1984 की। लगभग इसके अंदर 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी गैस निकली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। और मिथाइल आइसोसाइनेट का जो बनाई जाती है मिथाइल आइसोसाइनेट, कीटनाशक दवाई बनाने में, कीटनाशक बनाने में इसका उपयोग होता है। कीटनाशक बनाने में इसका उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भोपाल गैस त्रासदी में, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके अंदर कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर दूसरे तीसरे साल में किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है। ये घटना कब की थी? 1984 में। एक और बात रह गई आपके पास कि एलपीजी के अंदर किस गैस की बदबू आती है? तो एलपीजी में मैं यही लिख देता हूं आपके पास, एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन। एलपीजी के अंदर कौन सी गैस की बदबू आती है तुम्हारे पास? एलपीजी के अंदर
इथाइल मरकैप्टन की बदबू आती है। जो अगर हम गैस सिलेंडर को खुला छोड़ दें कुछ टाइम के लिए तो उसके अंदर कौन सी गैस निकलेगी? इथाइल मरकैप्टन। एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन गैस की बदबू आती है। बदबू, खुशबू, कुछ भी लिख लो। एलपीजी के अंदर किस गैस की बदबू आती है? मिथाइल मरकैप्टन गैस की बदबू आती है। या कौन सी गैस निकलती है सिलेंडर में, कौन सी गैस निकलती है या कौन सी गैस की गंध आती है? तो या ये लिख देंगे एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन गैस की क्या आती है? गंध आती है। गंध लिख लो। क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलपीजी के अंदर किस गैस की गंध आती है, तो इथाइल मरकैप्टन की गंध आती है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बताया, 1984 घटना है। लगभग इसके अंदर 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और कीटनाशक बनाने में इसका उपयोग होता है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी सुनाया है। तो आप ये आज जो है कार्बन के बारे में सारी डिटेल बता दी, कुछ रहेगा हो तो कल बता देंगे। इसी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, पूरा फिजिक्स, पूरी बायो कंप्लीट स्टडी कराएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल।